चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए थे, सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे, लेकिन आज के जो असली इनके नाम का असर इनके कर्म पे जरूर है। क्योंकि क्रांति का मतलब होता है क्रांति, रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन फैलाने वाला। अब ये समाज के अगर सकारात्मक विचार के लिए क्रांति ला रहे हैं तो इसके लिए मैं अगर 1000 लाख धन्यवाद दूं ये कम होगा। तो हम सब लोग आज एकत्रित हैं, इस एकता का, इस यूनिटी का, इस युवाओं के अंदर जो जान है, प्राण है, इसका 110% जो क्रेडिट जाती है वो क्रांति जी है। और मेरे प्रिय मित्र भी हैं, साथ हम लोग बहुत समय बिताए भी हैं और इस क्रांति में हम लोग शुरू से लेकर अभी तक डटे हुए हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार अगर मिलता रहा, सहयोग मिलता रहा, आप लोग भी मजबूत होते रहें तो हम लोग अवश्य एक बुलंदी पे एक दिन पहुंचेंगे। ताजमहल से मजबूत पिलर बन जाएगी इस यूथ फाउंडेशन की, ताजमहल से मजबूत पिलर बन जाएगी, खंभे बन जाएगी कि कितनी भी तेज आंधी आए, तूफान आए, हिला नहीं सकती। जब हिला नहीं सकती तो गिराने की तो कोई बात नहीं। कि हम लोगों के दिल के धड़कन और वो क्रांति जी अपने शब्दों से सबों के दिल में क्रांति पैदा करें। देखियो हम ओना तो मैथिली में बात कुछ देर क्या सब लोग तो हमारा नहीं चिन्हत थे, रामबली जी हमारा चिन्ह थे, प्रोफेसर साहब, बाकी हमारे जो कुछ गाँव के जो संगी साथी से चिन्ह। हमारे सब एजुकेशन भेलन दिल्ली में, ठीक है। हम डबल ग्रेजुएट छी, तकर बाद हम मास्टर करने छी, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छी। 2 बार यूपीएससी में हम कुछ मार्क्स से जैसे चुकल छी। यूपीएससी से बुझे थे सब जी। और पिछला अहाँ सब जो छिएगा यंगस्टर सब बुझे थे, बुझलिए। आप देखिए सबसे पहले तो इसमें मैं धन्यवाद तो सर को दूंगा और रामबली जी को दूंगा। इस बीच लगातार पिछले कुछ वर्षों से जब मैं बिहार से, इससे पहले मैं बिहार में नहीं रहता था, इससे पहले मैं बिहार में नहीं रहता था, मैंने 26 साल दिल्ली के अंदर बिताया है। दिल्ली की जितनी भी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटी है सब में मैं गया हूँ, सब में मेरी अच्छी पकड़ भी है और मैंने वहाँ के 2 यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की है। अब बात आती है कि यहाँ पर शिक्षा का क्या महत्व है। जब मैं बचपन में जाता और आता था तो यहाँ पर बहुत सारी खामियां थी, लेकिन अब काफी कुछ चेंज जरूर हुआ है। मेरी मुलाकात जब रामबली जी से हुई तो मुझे लगा कि मेरे ही कैटेगरी का, मेरे ही टाइप का एक व्यक्ति मुझे मिला है जिसके अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ गुण हैं। और उसके बाद मुलाकात हुई मेरी प्रोफेसर साहब। अब मैं कुछ बात कहना चाहूंगा आप लोगों को कि शिक्षा का महत्व क्यों है और शिक्षा क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये बात आप लोग अपने जहन में डाल लीजिए कि शिक्षा का महत्व इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि शिक्षा आपको, इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। चाहे वो आपको किसी भी विद्वान, टॉल्स्टॉय की बात कीजिए, स्मिथ की बात कीजिए, भीमराव अंबेडकर की बात कीजिए, ज्योतिबा फुले की बात कीजिए, पेरियार जी की बात कीजिए, इन सब में से किसी की बात करेंगे तो किसी ने पर्टिकुलर इसका जो है एक डेफिनेशन नहीं दिया। बट शिक्षा का मूल मंत्र सभी विद्वानों के एक मत पर यह कहता है कि शिक्षा आपको, आपके विचारों को ना स्मृत करती है, प्रगति देती है। ये शिक्षा का मूल मंत्र है। और दूसरा इसका मूल मंत्र है वो आपको आत्मनिर्भर बनाती है। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो 3 चीजें जो है निकल के आती हैं समाज के अंदर। जब आपके पास एजुकेशन है, ठीक है, वो 3 चीजें क्या है। एक तो आप आर्थिक तौर पे जो है स्ट्रांग होते हैं, पहला। दूसरा, सामाजिक तौर पे आपकी इज्जत बढ़ती है। होता है ना, आपके गांव में एक डॉक्टर साहब बने हैं ना अभी, हाँ है कि नहीं है? मिल्की के जो रहने वाले हैं आप, जो भी है यहाँ के, आपके यहाँ एक डॉक्टर साहब बने हैं ना, है ना जी सर। हाँ, अब उनकी क्या रेपुटेशन होगी कोई नहीं जानता उनको कि उन जमींदार हैं या क्या है, लेकिन एक डॉक्टर है तो उनकी पूरे इंडिया में इज्जत होगी। अब पैसा तो जो वो कमाएंगे, यानी कि सामाजिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी वो स्ट्रांग हो गए। तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आर्थिक और सामाजिक इन दोनों चीजों को प्रभावित करता है, वो है पॉलिटिकली। आखिर बाबा भीमराव अंबेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फुले, इन 3 मैं महान लोगों के नाम बता रहा हूं आपको। इनको शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे बहुत ही पिछड़े हुए थे। समाज के एक उच्च वर्ग ने इनको इतना दबा रखा था कि वो उठ नहीं पा रहे थे, मतलब उनकी सोसाइटी को। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने जब एजुकेशन ली तो इन्होंने अपने आप को सबसे पहले किस रूप में स्ट्रॉन्ग किया? पॉलिटिकल रूप में। आज अगर मैंने पढ़ाई बहुत की है, लेकिन मैं अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ इसका रीजन पॉलिटिकल भी है। जैसे यहाँ पर अभी हमारे लास्ट प्रीवियस जो हमारे एमएलए थे वो क्या थे? अब्दुल बारिक सिद्दीकी जी थे। मैं एक पॉइंट से मेरा बीपीएससी में सिलेक्शन रह गया था। मैं 2017 में इनके पास आया था सिफारिश करवाने, लेकिन मेरी सिफारिश नहीं। उसी समय मैंने सोचा कि ये बात जो हमारे महापुरुषों ने कहा है वो सच है कि यदि आप
शिक्षा एजुकेशन आप ले लेते हैं, लेकिन अगर आप एजुकेशन में पॉलिटिकली भागीदारी नहीं निभाते हैं और आर्थिक और सामाजिक तौर पे तो आप पिछड़े ही हैं और वो समाज सब जान रहा है इस बात को, तो आपकी स्थिति कहीं पे भी स्टेबल नहीं रहेगी। इसीलिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा के माध्यम से आपको वो शक्ति मिलती है कि इसी को लेकर बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ठीक है, आज हमारे यहाँ एजुकेशन में आपको पता होना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम बिहार की मात्र 26,000 रुपए है। पर कैपिटा इनकम ये कब निकाला जाता है? ये सालाना निकाला जाता है जब बजट पेश किया जाता है। आपको पता होना चाहिए पर बिजली कंजप्शन हमारा 11% है। अभी भी 68% जो हमारी आबादी है वो अशिक्षित कैटेगरी में आती है। मतलब अशिक्षित का मतलब क्या? थोड़ा सा अंगूठा। अभी जो राशन लेने जाते होंगे तो मैक्सिमम आप देख लीजिए, अगर 100 है उसमें नाम, तो उसमें से आपको केवल 2-3 ऐसे नाम मिलेंगे जो थोड़ा सा साइन करके लिखता है। यानी कि अभी भी रेशियो ऑफ अगर आप निकालें सिग्नेचर का तो वो भी 90% से ऊपर ही है। क्या सर? तो साक्षर कह सकते हैं, शिक्षित नहीं। उसे इस कैटेगरी में अशिक्षित बोलिए ना, क्योंकि उसका माइंड डेवलप नहीं है। तो शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। शिक्षा के क्षेत्र में रामबली जी का बहुत बड़ा योगदान है कि अभी इस क्षेत्र में ये अपने गांव में यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन देते हैं। सर का है कि सर ने जो है अभी एक स्कूल शुरू किया है जिसका नाम गुरुकुलम है, और सर का शिक्षा के प्रति बहुत ही जोर रहता है। अब शिक्षा से 3 चीजें आपके पास डेवलप होंगी, आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकली। अब पॉलिटिकली मैं बात थोड़ा इसलिए करना चाहता हूँ कि समाज का हर एक व्यक्ति, वो बच्चा हो या वो जवान हो या वो वृद्ध हो, पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। वो उसका रूप जो है डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आप बच्चे हैं जो मान के चलिए बिलो 18 ईयर्स हैं, तो वो इनडायरेक्टली हैं, क्योंकि वो अगर समाज में बोले, अगर उसका सोच थोड़ा सा भी डेवलप है एजुकेशन के क्योंकि 15 साल की एज में एक लड़का 10वीं क्लास में आ जाता है और 17 साल की एज में वो 12th पास कर लेता है, उसका ऑटोमेटिक माइंड डेवलप हो जाता है। यानी कि यदि आप बिलो 18 हैं और थोड़ा सा पॉलिटिकली आप एक्टिव हैं, तो आप अपने समाज को, अपने माँ को, अपने पिता को, अपने आस पड़ोस के लोगों को समझा सकते हैं कि आपके पास आपको कौन सी चीजें, किन चीजों की जरूरत है और किन चीजों पर आपको अपने अधिकारों को लेकर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन गांव और समाज में ऐसे नहीं है क्या? बताइए ना, है क्या? एक लड़का अगर यहाँ से उठ के जाता है ब्लॉक में, उसको जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो या और भी कुछ जो डॉक्यूमेंट होते हैं, आवासीय जातीय, तो उसको किसको ढूंढना पड़ता है? सबसे पहले वो ढूंढेगा कि ब्लॉक में जाता आता कौन है, यही ना? या वो ढूंढेगा कि समाज का दलाल कौन है जो ये काम कराता है। बट व्हेन यू गेट द एजुकेशन, व्हेन यू एंटर इन द 12th, तब आप अपने अधिकार को क्यों नहीं जानते? आप क्यों नहीं जाके डायरेक्ट काम करवा सकते हैं? इसके लिए आपको किसी दूसरे तीसरे की जरूरत क्यों पड़ती है? यही मेरा मोटिव था कि मैं यहाँ आया। मैंने यहाँ जब सब चीजें देखी, मैं दिल्ली मेट्रो में इससे पहले था, मेरी अच्छी खासी सैलरी थी, पर मैंने 2018 में 10 जनवरी को मैंने छोड़ दिया। ठीक है, इसलिए कि जो एजुकेशन से हमें मिला उसका कुछ न कुछ पार्ट हम अपने समाज को दें। और खासकर हमारे समाज में जो वर्ण पहले था, लेकिन वर्ण व्यवस्था अब जैसे जैसे एजुकेशन हर जाति के अंदर जैसे जैसे लड़के शिक्षित हो रहे हैं, समाज के युवा जो है शिक्षित हो रहे हैं, तो उनकी ये मेंटलिटी हट रही है। लेकिन आज भी हम काफी पीछे हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट सबसे जरूरी है एजुकेशन, और एजुकेशन के साथ जरूरी है हर एक युवा अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में जाने। जब तक आप नहीं जानोगे, आप इसी तरीके से हर प्लेटफॉर्म पे रौंदे जाओगे। आज अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, तो इस क्षेत्र में अभी आप लोगों के सामने परिणाम होगा कि एक वर्ग आज भी ऐसा है यहाँ पर जो सबसे पीछे है, और आप ही के गांव की ये कहानी है। तो मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हर एक युवा शिक्षित हो और अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में भी जाने। जब तक आप पॉलिटिकल राइट्स के बारे में नहीं जानोगे अपने, आपका कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि सामाजिक स्तर पर आपको व्यवस्था मिल जाएगी, लेकिन पॉलिटिकल स्तर पे आप कहीं ना कहीं उसके शिकार बनोगे। इसलिए मैं सभी से ये विनती करूंगा कि आप लोग एजुकेशन पे ध्यान दें और एजुकेशन के साथ साथ अपने पॉलिटिकल राइट्स को भी जानें। अगर ये नहीं जाने तो अंधेरे में रहेंगे, और समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी यहाँ पर शोषित है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो चाहे कुछ लोग हैं जो अपने भावनाओं को, जब क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी तो समाज को आप कभी कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। अपने जीवन को संभालते संभालते परेशान, क्योंकि होता क्या है ना कि मुश्किल का सामना करना पड़ता है, डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ।
अगर जीवन में दिक्कत हो रही है, आप समझ लीजिए कि मेरे जीवन में परफेक्शन आ रहा है। मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती है, बार बार इस चीज को रिपीट करते हैं हर एक जगह। इसे बात है ना दो, ये सब फॉल्स दिखता है, ये सारा कुछ फॉल्स दिखता है। ये बिल्डिंग, ये सड़क, ये घर, सारा कुछ फॉल्स दिखता है, वास्तविक नहीं दिखता है। वास्तविक कब दिखता है? जब आपका ये नयन चालू होगा, ये तीसरा नयन जब चालू होता है। नहीं है, सूरदास कभी ठोकर नहीं मारता। तो आप जानते हैं कि उसके पास आंख नहीं है, लेकिन उसके पास तीसरी नयन काम कर रही है, जिसको आप नहीं जानते हैं। लेकिन आपका जो दो नयन काम कर रहा है ना, ये 99 पॉइंट फॉल्स चीज को दिखाता है, लालच से भरता है। सारी बुराइयां इसी आंख से आती है, इसी कान से आती है, किसी का अच्छाई, किसी का बुराई, सब कुछ। लेकिन जो व्यक्ति आंख से अंधा है, कान से बहरा है, उसका बुद्धि बहुत तेज चलता है। कभी समाज में आकलन करके देख लीजिएगा, कोई विकलांग अगर व्यक्ति है, किसी का ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो बुद्धि का बहुत तेज होगा, यानी कि तीसरा नयन उसका बहुत तेज काम करता है। तो मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती है, आंखों पर से स्वप्न के पर्दे हटाती है। मत हार, इसे घबराना नहीं है, मत हार, आगे बढ़ ओ मुसाफिर। मुश्किलें ही तो इंसान को जीना सिखाती है, ये मुश्किल ही आपको जीना सिखाएगी। उसके बाद हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट का मिश्रण दिमाग में हट नहीं रहा है। मित्रों, आप जरूर देखेंगे कि इतिहास में मुझे सही पढ़ाया जा रहा है या गलत पढ़ाया जा रहा है। इतिहास में पढ़ाया जा रहा है बाबर वॉज अ ग्रेट, अकबर वॉज अ ग्रेट। कब था? ये तो लुटेरा था, ये तो देश को लूटने के लिए आया था। तो लुटेरा को हम कभी ग्रेट बोल सकते हैं भाई? कभी नहीं बोल सकते हैं। जो हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे माँ बहनों को लूटने के लिए आया, उसे हम देश का महान कैसे बना देंगे? ये गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। अगर नहीं यकीन हो तो अभी आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि अकबर का फादर कौन था? अकबर, हुमायूं। और हुमायूं 1539 में युद्ध हारने के बाद वनवास हो गए और 15 साल भटकते रहे। एग्जाइल्ड इन फॉरेस्ट लिखा हुआ है, कितना में? 1539 में। तो मेरे भाई बताइए कि 1539 में अगर वो जंगल में भटकता रहा, तो फिर 1542 में अकबर कैसे पैदा हो गया? ये गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। आप इतिहास को समझिए और उसके पन्नों को देखिए। ये जरूरत का इतिहास पढ़ाया गया, क्योंकि देश का सबसे पहला शिक्षा मंत्री बना था कौन? अबुल कलाम आजाद। ये अबुल कलाम आजाद जी जब बने तो अपने जरूरत और अपने कम्युनिटी को उठाने के लिए शिक्षा का नीति बनाए। इस बात को ध्यान से समझिएगा। आप जो इतिहास पढ़ रहे हैं परीक्षा पास करने के लिए, वो गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। आप गूगल पे अभी सर्च कर सकते हैं। मेरे अगर इस बातों में और वक्तव्य में 1% अगर कमी लगे तो आप मुझे पनिशमेंट भी दीजिए, तो मुझे स्वीकार है। 1% की गलत नहीं है, और मैं गलती नहीं बोलता हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप गूगल पे सर्च कीजिए कि 1539 में चौसा का जब शेरशाह सूरी से हारा था ना, वो उसके बाद वो वनवास को चल दिए। तो जब वनवास को चल दिया और 15 साल आप वनवास जंगल में रहे, घर छोड़ के, आउट ऑफ इंडिया, वो भी इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर चले गए, तो फिर ये अकबर इंडिया में कैसे पैदा हो गया भाई 2 साल के बाद? 1542 में। इतिहास गलत है। उस इतिहास को पढ़ते हैं हम लोग, अब पढ़ के अपने समाज को तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। उस इतिहास में ये बताया जाता है कि तुम्हारे जो चाचा है ना, ये जमीन जायदाद बांटने वाले मशीन है। अरे बंटवारा करो, फूट डालो, राज करो। ये अंग्रेज की नीति थी। उस नीति को कुछ लोग आज यहाँ, कांग्रेस की यही नीति रही। 70 साल में हमारे समाज को तोड़ा, बर्बाद किया, आपस में लड़ाया, और यही नीति हमारे विधायक साहब का भी रहा है। 35 साल मंत्री ऐसे नहीं लोग बन जाते, 5 साल के बाद लोग उग जाता है। जब नीतीश को हम आप 15 साल मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहते, लालू को जब हम 15 साल के बाद गद्दी से उतार के डाकू बना देते हैं, तो फिर 35 साल से सिद्दीकी को क्यों वोट किए? क्यों वोट किए? क्या राज था इसमें? क्या साजिश थी इसमें? क्या आपने वोट किया? ये व्यक्ति अच्छा नहीं था, ये गैम्बलर था, गैम्बलर। और सारे समाज में सबको, यादवों को लड़ा के, तेली को लड़ा के, सूरी को लड़ा के, सबको तोड़ दिया। चश्मा हटाइए, आंख पर से पर्दे को हटाइए और हकीकत को विश्वास कीजिए, हकीकत को समझिए कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उसे लड़ाया जा रहा है, और उनको इतना एहसास नहीं है कि हम क्यों लड़ रहे हैं। ये हमारी कमी है, हमारे समाज की कमी है, मुझे गलत चीज पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए अब आप जितना भी मूवी में जाएंगे, सिनेमा में, उसमें भी शिक्षा की काम है। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हम IAS बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। शिक्षा का मतलब संस्कार होता है। अगर हम संस्कार में, जैसे हमारे पिताजी, इस दुनिया में लाने वाले तो हमारे पिताजी हैं, आपके पिताजी हैं, आपकी माँ है। इससे बड़ा भगवान कौन हो सकता है मेरे मित्र? जो आपको इस दुनिया में लाया, चाहे संयोग से या वियोग से, जैसे भी, चाहे प्यार से या स्नेह से, मोहब्बत से,
लेकिन लाया तो उसने। और जब उसने इस दुनिया में आपको लाया तो आपका भगवान कौन हो सकता है? वही हो सकता है जो आपको दुनिया में लाए। तो माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता मित्रों। अगर आप सुबह उठते हैं तो अपने माता को, पिता को, दादाजी को जरूर प्रणाम कीजिए, क्योंकि उन्हीं के कारण आज आप उस परिवार में आप जिंदा हैं। अगर वो नहीं होते तो ना तो आप संयोग से आते, ना तो वियोग से आते। इस दुनिया में लोग संयोग से, प्रेम से आते हैं, वियोग के साथ चले जाते हैं। वियोग मतलब होता है हटना, दुख प्रकट करना, और संयोग का मतलब होता है प्यार। तो संयोग से इस दुनिया में पैदा होता है इंसान और वियोग के साथ चला जाता है। इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए। और जब आप अपने जीवन में परफेक्शन चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, अनुभवी बनना चाहते हैं, डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि डिग्री की आवश्यकता है। डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है संस्कारी बनने के लिए। और जब आप संस्कारी बन जाते हैं तो ज्ञान स्वतः आ जाएगा। जब हम झुकते हैं, किसी के सामने प्रणाम करते हैं, तो मित्रों आप समझ लीजिए उनके बॉडी का, उनके मानसिक स्तर का सारा एनर्जी मेरे शरीर में आ जाता है। तो प्रणाम करने से ना ताकत बढ़ती है। आप अपने पिताजी को साल भर प्रणाम करके देखो, आप साल भर झुक के देखो किसी के सामने, फिर देख लो कितनी ताकत मिलती है। तो दुनिया से नहीं, पूरे संसार और पूरे आकाश पाताल ब्रह्मांड सब लोगों से आप टकरा लेंगे। क्योंकि आप सारे लोग हनुमान चालीसा